क्वेश्चन कह रहा है कि ये मेरा रिंग है, सेमी रिंग है, ये इसका सेंटर है और इसका रेडियस r है और इस सेमी रिंग पे चार्ज क्या है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो मैं कैसे प्रोसीड करूंगा, मैंने आपको बताया था एक एलिमेंटल पार्ट आप इसका ले लोगे। ये r डिस्टेंस पे है, ये r डिस्टेंस पे है, एट एन एंगल थीटा आपने एलिमेंटल पार्ट ले लिया है, तो इतने पार्ट का एंगल हो जाएगा डी थीटा, तो इतना लेंथ हो जाएगा आर डी थीटा। तो टोटल चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो पर यूनिट लेंथ, चार्ज पर यूनिट लेंथ would be this much. What is this? This is charge per unit length. तो एलिमेंटल चार्ज कि इतने पोर्शन पे लेट से डी क्यू चार्ज है, तो दिस एलिमेंटल चार्ज विल बी इक्वल टू, आर बैच में ये क्वेश्चन सॉल्व हो रखा है, will be equal to charge per unit length multiplied by length of the arc will be this much. यहाँ पे अगर 1 coulomb of charge है, तो force between the elemental force between them would be k 1 coulomb multiplied by dq divided by distance का square. k dq is q by pi r, r cancel, तो ये d theta divided by r square. Now this force, इसका डायरेक्शन along the line joining होगा, तो इसका रेशियो लोगे, रिजॉल्व करोगे, बिकॉज ये एंगल थीटा है तो ये एंगल थीटा हो जाएगा, ये df है, इसका कंपोनेंट हो जाएगा ये वाला df cos थीटा, ये कंपोनेंट df sin थीटा। और सिमिलरली अगर, क्योंकि ये सिमेट्रिकल सेटअप है, तो एकदम सेम एंगल पे अगर यहां से आप मेजर करोगे लेफ्ट साइड से, सेम एंगल पे आपको सेम टाइप का एलिमेंट मिलेगा जो कि इस पे फोर्स लगा रहा होगा, ये वाला। तो इसका रिजॉल्व करोगे तो लीनियर वाला दोनों कैंसिल हो जाएगा और परपेंडिकुलर वाला दोनों ऐड अप होके ट्वाइस हो जाएगा। तो नेट डीएफ विल बी ट्वाइस ऑफ डीएफ साइन थीटा। डीएफ क्या है? डीएफ इज के क्यू बाई पाई बाई आर स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा। इसको इंटीग्रेट हम लोग कहां से करेंगे? जीरो से ले जाके पाई बाई 2 तक करेंगे। पाई तक नहीं ले जाएंगे क्योंकि आपने इधर वाला पोर्शन का नेट में कैलकुलेट कर लिया है, ठीक है। तो इसको कहां से कहां तक लेकर जाएंगे? 0 से पाई बाई 2 तक ले जाएंगे। के क्यू बाई पाई आर स्क्वायर साइन थीटा का इंटीग्रेशन इज कॉस थीटा माइनस, इसका लिमिट इज 0 से पाई बाई 2 तक। सो ये हो जाएगा 2k क्यू बाई पाई आर स्क्वायर, cos पाई बाई 2 इज 0, माइनस ऑफ cos 0 इज -1। तो ये टोटल आपका कि 2k क्यू बाई पाई आर स्क्वायर आंसर आ जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया कैसे करेंगे? कोई दिक्कत इतने पार्ट में? आगे बढ़े? हाँ या ना बोल दो। यस सर। ओके, मुझे कोरोना नहीं है, बस यहाँ पे खाना बन रहा है तो उनके मसालों की वजह से सर्दी हो गई है, नाक बह रही है, ठीक है। कोरोना नहीं है मेरे को, बातें मत करने लगना कि सर को कोरोना हो गया, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन जो होमवर्क दिया हुआ है, ये वाला क्लियर हो गया ना? ये क्या करोगे,
लेट्स से फिर से ही कर देते हैं, नो बिग डील। ये वाले क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, ये के क्यू बाई आर स्क्वायर, 1 कूलम यहाँ पे एडेड है, 1 आर क्या है मेरा, आर आर इज इक्वल्स टू 10, ठीक है, आर इज इक्वल्स टू 10, तो ये 1/2 हो जाएगा, ये +1/3 हो जाएगा, ये -1/4 हो जाएगा। सिमिलरली ये जाएगा इन्फिनिटी तक। और एक चीज याद रखो, ln 1 + x इज, ये इसका एक्सपेंशन है, +x³/3 -x⁴/4। सिमिलरली ये चलता जाता है। तो अगर मैं x की जगह पर 1 पुट कर दूं तो ये ln 2 हो जाता है। तो ये आपका आ जाएगा जो आपको नेट कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो यही वाली चीज यहाँ पे दी हुई है, ठीक है। तो इसके जगह पर आप डायरेक्टली ln 2 सब्स्टिट्यूट कर दो तो आपका आंसर आ जाएगा। तो f का मैग्नीट्यूड जो है वो आ जाएगा KQ/r² ln 2, और r की वैल्यू कितनी है, r की वैल्यू 10 है। हाँ या ना बोल दो, आगे मूव कर लेंगे। हो गया क्लियर? यस सर। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि आपने देख लिया था कि यहाँ पे जब प्लेन में ही आप कैलकुलेट करते हो, ये ट्रायंगल का सेंटर पे, इक्विलेटरल ट्रायंगल के सेंट्रॉइड पे, सेंटर पे फोर्स आपका 0 होता है, सारे इक्वल चार्जेस हैं और डिस्टेंस भी सारा बराबर है करके। फिर स्क्वायर का भी देख लिया क्योंकि सारे चार्जेस सेम है और सबका सेंटर से डिस्टेंस भी बराबर है, तो इस केस में भी सेंटर पे 0 होता है। और अगर रेगुलर हेक्सागन ले लेते हो तो चार्जेस सेम है, सबका सेंटर से डिस्टेंस भी सेम है, तो इसीलिए नेट फोर्स एट द सेंटर इसमें भी 0 होता है। तो मैंने क्वेश्चन पूछ लिया कि कि अगर इसको h डिस्टेंस ऊपर अगर डिस्प्लेस कर दो, अगर एक 1 कूलम चार्ज को हम लोग लिफ्टेड वर्टिकली फ्रॉम द प्लेन टू अ हाइट h, तब आपको इस पे फोर्स निकालना है, m की वैल्यू निकालनी है ताकि सारा कुछ बैलेंस हो। तो जो इसके सरफेस से ऊपर, मानो ये मैं एक केस के लिए सॉल्व कर दे रहा हूं, आपको बाकी के लिए आपको खुद करना होगा। ये मानो आपका ट्रायंगल है, ये इसका सेंटर है और मैंने इसको सेंटर से वर्टिकली लिफ्ट करवा दिया। यहाँ पे अब चार्ज 1 कूलम का है, यहाँ पे Q है, यहाँ पे Q है, यहाँ पे Q है, ये डिस्टेंस आपको ये h निकालना है। अब देखो, ये वाला जो चार्ज है इसके वजह से इन्वेस्टिगेट कर लेते हैं, बाकी चार्जेस हम लोग बाद में एक्सट्रापोलेट कर देंगे। तो अलोंग द लाइन जॉइनिंग टू फोर्सेस, यहाँ पे 1 कूलम चार्ज है, ये दोनों चार्ज को जो लाइन ज्वाइन कर रहा है अलोंग द लाइन जॉइनिंग एट फोर्स, आपको यहाँ पे फोर्स लगेगा। मान लो ये फोर्स F है और इसका वेट जो है, क्योंकि इसका मास m है तो इसका वेट वर्टिकली डाउनवर्ड्स होगा, कितना, mg, ठीक है। और अब अगर इस फोर्स को आप हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली रिजॉल्व करोगे तो अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल थीटा होगा, तो ये वाला फोर्स हो जाएगा F cos थीटा और वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स हो जाएगा F sin थीटा। थोड़ा सा आपको 3D इमेजिनेशन अब आपको लेकर आनी पड़ेगी। क्या, ये वाले चार्ज की वजह से अलोंग दिस लाइन जॉइनिंग है तो इस पे फोर्स अलोंग द लाइन जॉइनिंग लगेगा। उससे पहले ये चीज आपको मैं बता देता हूँ। देखो, ये जो हॉरिजॉन्टल फोर्स है, क्या ये मैं बोल सकता हूँ ये हॉरिजॉन्टल फोर्स अलोंग दिस लाइन होगा? कोई दिक्कत इसको इमेजिन करने में? मैं क्या क्या कह रहा हूँ, ये वाला जो हॉरिजॉन्टल फोर्स कंपोनेंट मैंने निकाला हुआ है, दिस विल बी अलोंग द लाइन जॉइनिंग द चार्ज फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ द ट्रायंगल टू द सेंटर ऑफ द ट्रायंगल। कोई दिक्कत इसको इमेजिन करने में?
नो सर। मानो इस फोर्स को, अगर किसी को दिक्कत भी हो रही है उसको भी, उसके लिए भी मैं आसान कर देता हूँ। अगर मानो ये वाला फोर्स को आप इन्वेस्टिगेट कर रहे हो, तो ये वाला वेक्टर, क्योंकि वेक्टर को तो मैं, वेक्टर सिर्फ एक डायरेक्शन है, तो वेक्टर को मैं स्पेस में उठा के कहीं से भी कहीं भी रख सकता हूँ। तो मैं इस वेक्टर को उठा के यहाँ पे रख रहा हूँ, इस वेक्टर को उठा के मैंने यहाँ पे रख दिया। अब अगर मेरे को इसको रिजॉल्व करना हो तो एक ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो जाएगा और एक ये वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए जो इसका यहाँ पे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है f cos थीटा विल बी अलोंग द लाइन जॉइनिंग द वर्टेक्स ऑफ द ट्रायंगल टुवर्ड्स द सेंटर। सिमिलरली जो ये वाला चार्ज है, इसके वजह से जो फोर्स होगा विल बी लाइन जॉइनिंग दीज टू चार्जेस, एंड इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और इसका वर्टिकल कंपोनेंट इसके साथ ऐड हो जाएगा, तो ये 2 हो गया यहाँ पे, और इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट विल बी द लाइन जॉइनिंग दिस, ठीक है। फिर आते हैं इसके वजह से जो तीसरा चार्ज बचा हुआ है, इसके वजह से मान लो कि कुछ इस डायरेक्शन पे है, तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आप रिजॉल्व करेगा और वर्टिकल कंपोनेंट आपको इस पे ही ऐड हो जाएगा, तो ये टोटल 3 हो गया। वर्टिकल में आपको टोटल 3f sin थीटा मिलेगा, और जो हॉरिजॉन्टल पे मिलेगा वो आपको अलोंग दिस लाइन जॉइनिंग मिलेगा, ठीक है। तो आपको हॉरिजॉन्टल पे 3 फोर्सेस मिल रहे हैं, एक ये वाला फोर्स, एक ये वाला फोर्स, और एक ये वाला फोर्स, एंड सबके बीच में एंगल 120 डिग्रीज है। और ऑफ कोर्स आपने देखा इस केस में, जब यहाँ पे हमने कैलकुलेट किया था, सारे के मैग्नीट्यूड्स हर फोर्स का मैग्नीट्यूड cos थीटा है, इसका भी cos थीटा है, इसका भी cos थीटा है, तो सारा कुछ फोर्सेस कैंसिल हो जाएगा, हॉरिजॉन्टली सब कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा आपका कितना, वर्टिकल पे ही कितना बचेगा, 3f sin थीटा बचेगा। ये हो गया अपवर्ड डायरेक्शन पे। और अगर उस चार्ज को वहां पे इक्विलिब्रियम पे रखना है, बैलेंस करवा के, सो ये ऊपर जितना फोर्स लग रहा है उसके नीचे जो फोर्स लग रहा है, जो कि वेट का लग रहा होगा, उसको बैलेंस करना होगा। तो 3f विल बी k q मल्टीप्लाइड बाई 1 कूलम r, r का स्क्वायर विल बी इक्वल टू mg, r इज दिस, ठीक है, दिस वैल्यू इज h। तो अगर मेरा इसका डिस्टेंस a है, तो ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा, रुक जाओ दिखाता हूँ। ओके, इस कलर से टेल मी ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा। अगर मेरा ट्रायंगल का साइड ए है, तो ये वाला कितना हो जाएगा, दिस इज a by 3, दिस इज a by 2, सो a by 3 का स्क्वायर प्लस a by 2a by 3, यार बेसिकली मैं इतना भी क्यों कर रहा हूँ, ये 2a by 3 है या नहीं है, दिस डिस्टेंस इज 2a by 3, कोई दिक्कत इसमें। सो r विल बिकम h स्क्वायर प्लस 2a by 3 का होल स्क्वायर। तो ये इक्वेशंस है, आपको क्वेश्चन में h की वैल्यू दी हुई है, आपको क्वेश्चन में a की वैल्यू दी हुई है, आप सॉरी h की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, m दी हुई है, g तो कांस्टेंट है, q भी दिया हुआ है, आपको h निकालना है। तो यहाँ से आपको इन दोनों इक्वेशंस यूज करके आपको h का आ जाएगा। सिमिलरली स्क्वायर में ये वाला वैल्यू क्या हो जाएगा, ये 4f sin थीटा हो जाएगा स्क्वायर में, और हेक्सागन में ये क्या हो जाएगा, 6f sin थीटा, ठीक है। कोई दिक्कत, आगे मूव करें हम लोग, कोई दिक्कत तो बता दो अभी। हाँ या ना बोल दो यार, आगे मूव करते हैं। सर वो 2a/3 कैसा है? 2a/3 देखो, ये वाला डिस्टेंस, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है यार,
ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, अगर ये इसका सेंट्रॉइड है तो ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाता है? 2:1 2:1 में हो जाता है। ओके, 2a/3 नहीं आएगा फिर तो। ये वाला डिस्टेंस a/2 है ना? तो दिस completely distance is a square minus a square by 4, which is under root 3a/2. So this distance turns out to be 1/3. So a/2 root 3. So this distance would be a/2 root 3 whole square plus a/2 का whole square under root. कितना हो गया ये वैल्यू? a/2 तो बाहर ले लो, 1/3 plus 1 will be 2. ओके, a/√3 आएगा, तो ये a/√3 होगा। अभी भी कोई दिक्कत? अभी भी कोई दिक्कत? आगे बढ़ सकते हैं? यस सर। ठीक है, और कोई क्वेश्चन था इसमें? ठीक है, आ जाओ आज के क्लास में शुरू करते हैं। पहला तो देख लो, मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट जल्दी से खत्म कर देते हैं, क्योंकि ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको ऑफ कोर्स बोर्ड्स में तो काम आएंगे ही आएंगे, लेकिन हो सकता है ऐसा कि मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट में आपको जेई मेंस या जेई एडवांस में एक पैसेज आ जाए। ठीक है, पैसेज के बेसिस पे आपको सॉल्व करने के लिए पूछा जा सकता है। तो उसके लिए आपको अगर पहले से आइडिया है कि मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट में क्या हो रहा है, तो आप इजीली चीजों को कॉम्प्रिहेंड करके आंसर निकाल सकते हो। तो पहला है मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। तो इसमें होता क्या है, दिस एक्सपेरिमेंट का ऑब्जेक्टिव ये था, ऑब्जेक्टिव वाज टू डिटरमाइन चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। तो ये कैसे किया गया देखो, ये एक सेटअप है, मानो ये रफ स्कीमेटिक सेटअप है, ठीक है, इसमें कोई एम्फेसिस नहीं है इतना। यहाँ पे एक प्लेट है, ये एक प्लेट है और ये एक प्लेट है, इन दोनों को हमने एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया है। ठीक है, ये पॉजिटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया। यहाँ पे एक क्या बोलो इसको, एटोमाइजर बोल दो इसको। यहाँ पे एक एटोमाइजर फिक्स्ड है और मानो कि यहाँ पे एक टेलीस्कोप फिक्स्ड है। ये सेटअप है और यहाँ पे एक बैटरी है और ये प्लेट्स है। तो किया क्या गया कि इस एटोमाइजर से ऑयल को स्प्रे किया गया, इस एटोमाइजर से यहाँ पे ऑयल को स्प्रे किया गया। ओके, यहाँ पे एक एक्सरे डिवाइस भी है, यहाँ पे एक एक्सरे डिवाइस भी है। यहाँ पे क्या, ऑयल को स्प्रे किया गया। ऑयल को स्प्रे किस लिए किया गया, एटोमाइजर का फंक्शन समझ लो। आप कभी सैलून में गए होगे या फिर आप लोगों ने डीओ यूज किया होगा, तो क्या होता है, डीओ के बॉटल पे अंदर लिक्विड जमा होता है और जब ऊपर नोजल को आप दबाते हो तो जो लिक्विड होता है एकदम छोटे छोटे पार्टिकल्स की तरह, छोटे छोटे ड्रॉप्स में स्प्रे होता है। सिमिलरली आप अगर सैलून में जाओ तो वो आपको एक पानी जब छिड़कता है आपके मुंह पे, तो वो यहाँ से ये प्रेस करता है और अंदर जो पानी होता है वो एकदम ड्रॉप्स की तरह आपके फेस पे आके गिरता है। तो वही चीज है ये ऑटोमाइजर। तो ये क्या कर रहा है, यहाँ पे एक ऑयल है, तो ऑयल को यहाँ से प्रेस कर करके ऑयल ड्रॉप्स को, एटोमाइजर क्या होता है, बीच में डिस्कनेक्ट हो गया था। अच्छा, एटोमाइजर देखो, डीओ का बॉटल देख रहे हो ना, डीओ के बॉटल के अंदर लिक्विड में परफ्यूम रहता है और अगर आप ऊपर से दबाते हो तो वो एक एक ड्रॉप्स करके डीओ फेंकता है, नहीं फेंकता आपकी बॉडी की तरफ। सिमिलरली जब आप सैलून में जाते हो
तो सेलॉन में क्या होता है, एक बोतल में पानी जमा होता है और फिर आप वो सेलॉन वाला वो नोजल प्रेस करके आपके मुंह पे पानी के ड्रॉप्स फेंकता है, और वो ड्रॉप्स आपने देखा होगा कितने छोटे छोटे ड्रॉप्स होते हैं, ठीक है। तो इसीलिए वो वही चीज यहाँ पे हो रही है। ये एटमाइजर में क्या है कि ऑयल रखा हुआ है और यहाँ पे नोजल को दबा के ऑयल ड्रॉप्स इस कंटेनर में रिलीज किए जा रहे हैं, इस कंटेनर में ऑयल ड्रॉप्स रिलीज किए जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या आ गया, यहाँ पे आपका ऑयल ड्रॉप्स आ गया। अब ये एक्सरे को यूज करके क्या किया गया कि एक्सरे होता है हाई एनर्जेटिकल चार्ज पार्टिकल्स, ठीक है। एक्सरे में आप एटॉमिक फिजिक्स में हम लोग आगे गए नहीं थे, तो हम लोग एक्सरे भी पढ़ते। एक्सरे क्या होता है, एक हाई एनर्जेटिकल चार्ज पार्टिकल्स होता है। तो जब यहाँ से एक्सरे जाएगा तो यहाँ पे जो गैस है इस मीडियम में, यहाँ पे पूरे मीडियम में जो भी गैस है उसको आयोनाइज कर देगा। जब एक गैस का एटम है वो आयोनाइज हो गया, मतलब इसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया। तो जब एक एटम में से इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाते हैं तो एटम क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है। एंड ऑफ कोर्स क्योंकि एटम हैवी है तो पॉजिटिव आयन ज्यादा मूव नहीं करते हैं। इलेक्ट्रॉन्स की क्योंकि लाइट वेट होते हैं तो इनकी टेंडेंसी होती है बहुत ज्यादा मूव करने की। तो अब क्या हो रहा है कि इस एटमाइजर से ऑयल ड्रॉप्स जब इस मीडियम में छिड़क दिए गए और एक्सरे को यूज करके मीडियम के जो गैसेस एटम्स हैं उनको आयोनाइज कर दिया गया, तो फिर हम लोग को मीडियम में क्या मिला, इलेक्ट्रॉन्स मिला। और वो इलेक्ट्रॉन्स इन ऑयल ड्रॉप्स के ऊपर जाके बस जाएंगे। मानो ये ऑयल ड्रॉप्स है, इसके ऊपर जाके इलेक्ट्रॉन्स बस जाएगा, ठीक है। इसके ऊपर जाके इलेक्ट्रॉन बस जाएगा। और ऐसा माना जाता है इस एक्सपेरिमेंट में कि एक ऑयल ड्रॉप पे, क्योंकि ऑयल ड्रॉप बहुत छोटा इस तरीके से किया जाता है, तो एक ऑयल ड्रॉप पे मानो कि एक इलेक्ट्रॉन है। अब पहले क्या किया गया, पहले ये बैटरी को यहाँ पे डिस्कनेक्ट किया गया। पहले इस बैटरी को डिस्कनेक्टेड छोड़ा गया था। फिर ये देखा गया इस टेलीस्कोप के द्वारा कि ये जो ऑयल ड्रॉप्स है, ये ऑयल ड्रॉप नीचे गिर रहा है। तो नीचे गिर रहा होगा तो अपनी ग्रेविटी की वजह से गिरेगा। और अगर ऑयल की डेंसिटी रो है और इसकी वॉल्यूम ये हो गई तो इसका वेट ये हो गया। कोई दिक्कत इसमें? दिस इज व्हाट वेट ऑफ द ऑयल ड्रॉप, दिस इज वेट ऑफ द ऑयल ड्रॉप। कोई दिक्कत इसमें नहीं है ना? राइट। और अभी कोई करंट लगाया नहीं हमने, अभी बैटरी डिस्कनेक्टेड है और इसके ऊपर यहाँ पे एक विस्कस फोर्स लगेगा। कौन लगाएगा? जो यहाँ पे गैस मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है पहले से ही। वो गैस मॉलिक्यूल्स, अभी इनको आयोनाइज भी नहीं करा गया है, वो गैस मॉलिक्यूल्स इसको एक विस्कस फोर्स देंगे, जो कि आप लोगों ने फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ा होगा, स्टोक्स लॉ से आता है। कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी multiplied by the radius of the drop multiplied by the terminal velocity of the drop, ठीक है। तो ये विस्कस फोर्स बेसिकली चेंज होता जा रहा है, ये विस्कस फोर्स चेंज होता जाएगा। और एट अ सर्टेन वैल्यू ऑफ दिस वेलोसिटी ऑफ दिस ड्रॉप, एट अ सर्टेन वेलोसिटी जो कि टर्मिनल वेलोसिटी बोलोगे, at that value of velocity both this will be balanced. The viscous force acting on the oil drop in the upward direction will balance the weight of the oil drop in the downward direction at a certain value of this velocity. तो हम लोग टेलीस्कोप से ये वाला चीज हम लोग मेजर कर लेंगे कि वो कब एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ नीचे गिर रहा है, ठीक है। हम लोग टेलीस्कोप से देख के मेजर कर सकते हैं कि वो कब वो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ गिर रहा है। और जब वो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ गिर रहा होगा तो मुझे सर वो 6 पाई होगा। 6 पाई, हाँ 6 पाई होगा, 6 पाई इट आरवी, 6 पाई इट आरवी। तो वो हम ये मेजर कर लेंगे कि उसकी वेलोसिटी कौन से साउंड नहीं आ रहा।
Hello. सबको आवाज आ रही है मेरी? यस सर। कुछ Yes. नेटवर्क इश्यू चल रहा था इस वजह से। अच्छा, पहले मुझे ये बताओ कितने लोगों का इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे नहीं हुआ है? नहीं हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बिल्कुल ही आइडिया नहीं है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्योंकि मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट में अभी इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में जिक्र करेंगे, इसीलिए मैं पूछ ले रहा था। ठीक है, तो मतलब सबको आइडिया है। स्क्रीन दिख रहा है सब लोगों को? नो सर। रुको रुको रुको, कर रहा No, हूँ sir. कर रहा हूँ कर रहा हूँ कर रहा हूँ। अब दिख रहा होगा, अब दिख गया होगा, देखो आ गया ना? यस सर। तो अब हमने क्या करा, अब क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे बैटरी को कनेक्ट करेंगे और एक्सरे को चालू करेंगे ताकि अंदर के एटम्स आयोनाइज हो जाए, इलेक्ट्रॉन्स डिसोसिएट हो जाए और वो इलेक्ट्रॉन्स जाके ऑयल ड्रॉप पे रिसाइड करेंगे। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड अब इन दोनों प्लेट्स के बीच में, ऊपर वाला प्लेट पॉजिटिव है, नीचे वाला प्लेट नेगेटिव है, तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा नीचे की डायरेक्शन में या ऊपर की डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा? बताओ। नीचे। नीचे। ठीक है, तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा क्रिएट हो गया। ये क्या हो गया? इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। अब यहाँ पे एक ऑयल ड्रॉप है जिसपे एक इलेक्ट्रॉन सिचुएटेड है, तो मतलब ये नेगेटिवली चार्ज बॉडी है। तो इस पे इलेक्ट्रिक फोर्स कैसा लगेगा? ऊपर लगेगा या नीचे लगेगा? ऊपर लगेगा ना? ऊपर लगेगा। कितना लगेगा? ये फोर्स लगेगा विल बी इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाइड बाय चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन। और इसके नीचे इसको फोर्स लग रहा होगा, इसका वेट। ठीक है, तो अब जब ये चीज बैलेंस हो जाएगा, अब हम ये मान रहे हैं कि विस्कस फोर्स नेग्लिजिबल हो चुका है जब इलेक्ट्रिक फील्ड पिक्चर में आ गया। कंपेयर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड विस्कस फोर्स इज नेग्लिजिबल, तो हम विस्कस फोर्स को पिक्चर में नहीं लेकर आ रहे हैं। अब क्लियर है ये बात? ऑयल मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट में सेकंड पार्ट, जब हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड को चालू कर दिया है तब हम विस्कस फोर्स को नहीं लेकर आ रहे हैं। ठीक है, तो ये जब बैलेंस हो जाएगा, हम इतना इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे लगा देंगे कि ये दोनों बैलेंस हो जाए। तो अगर हम लोग को अब चार्ज मेजर करना है तो 4/3πr³ करके डिवाइडेड बाई जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू। अब देखो, ये r की वैल्यू हमने यहाँ से डिराइव कर लिया है। ठीक है, ये r की वैल्यू हमने यहाँ से डिराइव कर ली है। g की वैल्यू हम लोग को पता है, रो की वैल्यू हम लोग को पता है, इट इज द डेंसिटी ऑफ द ऑयल ड्रॉप। एंड e की वैल्यू हम लोग को पता है, विच इज द इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड ड्यू टू द बैटरी बिटवीन दीज प्लेट्स। मुझे ये वैल्यू पता है, तो मैं चार्ज की वैल्यू निकाल सकता हूँ। एंड मिलिकन फाउंड आउट दैट दिस वैल्यू इज 1.6 into 10⁻⁻19 coulombs. And he also found out that net charge on any body is only integral multiple of this value q, and n where n belongs to an integer. तो इसीलिए क्या कहा जाता है? चार्ज इज क्वांटाइज्ड। ठीक है, अगर पैराग्राफ आता है तो कॉन्सेप्ट क्लियर है क्या हो रहा है ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट में? मैं एक बार दोहरा देता हूँ, रिपीट कर लेता हूँ क्या बताया। पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले फर्स्ट सेटअप में हम लोग विस्कस फोर्स और वेट को बैलेंस कराएंगे। उससे हम लोग रेडियस ऑफ द ऑयल ड्रॉप पता कर लेंगे। रेडियस ऑफ द ऑयल ड्रॉप पता करने के बाद हम लोग अब इलेक्ट्रिक फील्ड चालू करेंगे। और हमने ये अज्यूम कर लिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड के वजह से जो फोर्स लग रहा है उस
ऑयल ड्रॉप पे वो विस्कस फोर्स से बहुत ज्यादा है, तो विस्कस फोर्स अब पिक्चर में नहीं है, और हम इतना इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे ताकि वो वेट को बैलेंस कर जाए। तो ये चीज हो गया। हम इन दोनों फोर्सेस को बैलेंस करने के बाद हम लोग को चार्ज की वैल्यू आ जाएगी, और जो रेडियस हमने पहले इक्वेशन से लाए थे उसको सब्स्टिट्यूट करके यहाँ पे एक्सपेरिमेंटली हम लोग चार्ज की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, क्लियर है इतनी बात? आए ना, बोल दो, नेक्स्ट टॉपिक मूव करते हैं। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट क्या है? पहले एक सोर्स चार्ज होगा और एक टेस्ट चार्ज और एक टेस्ट चार्ज होगा। टेस्ट चार्ज क्या करेगा? फील्ड डिटेक्ट करेगा, सोर्स चार्ज फील्ड क्रिएट करेगा, और जब ये टेस्ट चार्ज को आप इस फील्ड में लेकर आओगे तो वो एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, और ये फोर्स को आप इवैल्यूएट करोगे, फोर्स को कैलकुलेट करोगे, और फिर इस फोर्स को जो टेस्ट चार्ज की वैल्यू है वो टेस्ट चार्ज से आप डिवाइड करोगे तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा। और आप ये बोलते हो कि ये टेस्ट चार्ज की वैल्यू एकदम लिमिट द क्यू टेंड्स टू 0। व्हाई दिस? इसका रीजन क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट नहीं करने। हाँ मतलब सही कह रहे हो, बट थोड़ा सा और मतलब एक लेवल और थोड़े डीप एक्सप्लेनेशन में जाना पड़ेगा। एक लेवल, जस्ट एक लेवल डीप एक्सप्लेनेशन। इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट तो करेगा ही, जितना भी स्मॉल चार्ज होगा, कोई भी जितना भी कम से कम चार्ज ले लो वो अपना इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा, बट वो इलेक्ट्रिक फील्ड इतना ना क्रिएट कर दे कि जो सोर्स चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है उसी को ही डिसरप्ट कर देगा। क्योंकि आपको पता है चार्ज बाय इंडक्शन में अगर किसी भी बॉडी के पास अगर आप चार्ज लेकर आ जाते हो तो उस बॉडी में चार्ज क्या है, रीडिस्ट्रीब्यूट कर जाता है। तो सिमिलरली अगर आप जो ये चार्ज टेस्ट चार्ज लेकर आ रहे हो वो इतना स्मॉल होगा सो दैट सोर्स चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉट source charge distribution is not disrupted. Distribution is not disrupted. क्योंकि अगर सोर्स चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन डिसरप्ट कर दिया तो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड डिसरप्ट हो गया, तो आपका जो ऑब्जेक्टिव है इलेक्ट्रिक फील्ड डिटरमाइन करने का वही बीट हो जाता है, वही फुलफिल नहीं हो पाता अगर आप बड़ा चार्ज लेकर आ जाते हो बॉडी के पास। ऑलराइट, फिर हम ये पढ़ते हैं कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड is along the force experienced by the test charge ऑलराइट। तो इससे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या डिफाइन करते हैं? वी कैन डिफाइन द इलेक्ट्रिक फील्ड एज force experienced. Electric field can be defined as force experienced by unit positive charge. ऐसा हम लोग डिफाइन भी कर सकते हैं टेस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड को। सो इस डेफिनेशन के बेसिस पे आप इसका ऐसा यूनिट भी बता सकते हो, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड इज फोर्स पर यूनिट चार्ज, फोर्स इज न्यूटन्स, ऐसा यूनिट, चार्जेस कूलम्ब, दो साइंटिस्ट के नाम में ही आ गए। तो इसको रिप्रेजेंट करते हो N/c और डायमेंशंस वाइज इट इज ml/t इनवर्स स्क्वायर, और ये दिस इज a times t dm. So this dimension turns out to be ml/a inverse t inverse cube. ये उसका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशन हो जाता है। फिर क्या कहते हो कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन पे है और अगर आप एक पॉजिटिव चार्ज लेकर आते हो तो वो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, एंड अगर एक इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा है और अगर आप नेगेटिव चार्ज लेकर आते हो तो इट विल फोर्स एक्सपीरियंस द फोर्स
दिस opposite. विल बी इक्वल टू जितना चार्ज आप लेकर आ रहे हो एंड दिस विल आल्सो बी इक्वल टू ऑपोजिट में, ठीक है, ये हो जाता है। और फिर आप ये भी कहते हो कि अगर एक पॉजिटिव चार्ज है तो एट अ डिस्टेंस पॉइंट पी आपको इलेक्ट्रिक फील्ड डिटरमाइन करनी है, तो इट इज अवे फ्रॉम द चार्ज, अवे फ्रॉम चार्ज। और मैग्नीट्यूड क्या हो जाती है इस इलेक्ट्रिक फील्ड की, विल बी के क्यू बाई आर स्क्वायर। क्या है ये आर यहाँ का डिस्टेंस है। सिमिलरली अगर एक नेगेटिव चार्ज है और अगर आप एक पॉइंट पी पे डिटरमाइन करना चाहते हो तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नीट्यूड तो सेम रहता है कि क्यू बाई आर स्क्वायर। आर क्या है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है, बट द डायरेक्शन इज टुवर्ड्स द चार्ज। और क्या कहते हो, और क्या कहोगे, और कोई पॉइंट बताओ जो कि छूट रहा हो, पॉइंट है जो आपके दिमाग में है। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ओबे करता है या नहीं, सुपर प्रिंसिपल ओबेज सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। मतलब अगर एक पॉइंट है जहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में मिल रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में मिल रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में मिल रहा है, सिमिलरली मल्टीपल इलेक्ट्रिक फील्ड आपको मिल रहा है, तो ई नेट, ये पॉइंट पी मान लो, ई नेट एट पॉइंट पी इज वेक्टोरियल एडिशन ऑफ ऑल द इलेक्ट्रिक फील्ड्स। सिग्मा आई ई आई, सिग्मा आई ई आई इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। ओके मुझे अब छोटे छोटे, अब चलो क्वेश्चन चालू करते हैं इजी इजी से। ये दो चार्ज है पॉजिटिव और पॉजिटिव, मुझे मिड पॉइंट पे ये ए है ये बी है और ये सी है, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस आर है, ये वाला डिस्टेंस आर बाई 2 है। तो मुझे अब बताओ ए वाले चार्ज की वजह से आर पे फील्ड कैसा होगा, किस डायरेक्शन में होगा, लेफ्ट या राइट। ए वाले की वजह से सी पॉइंट पे लेफ्ट या राइट, किस डायरेक्शन पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। Right. Right. और बी वाले, हाँ, और बी वाले की वजह से लेफ्ट। और दोनों की मैग्नीट्यूड सेम या डिफरेंट। सेम Same. Same होगा. तो Same. ई नेट जीरो। 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 सिमिलरली अभी जो फोर्स वाले क्वेश्चन करे थे, इक्विलेटरल ट्रायंगल क्यू 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 सेंट्रोइड पे फील्ड क्या हो जाएगा, 0. इसके वजह से इसके वजह से ऐसा, इसके वजह से ऐसा और इसके वजह से ऐसा, एंड सबके बीच में एंगल बराबर है तो ई 0। सिमिलरली स्क्वायर, फिर रुक. स्क्वायर Hello. पे, हाँ आ रही है आवाज, हेलो आ रही है नहीं आ रही आवाज, आ रहा है सर, आवाज आ रहा है। हाँ हाँ Yes. तो अब बताओ स्क्वायर पे, बताओ स्क्वायर पे सेंटर पे क्या हो जाएगा, 0. सब में 0। सिमिलरली हेक्सागन सेम चार्ज, Zero. रेगुलर Zero. हेक्सागन 0, Same charge है तब 0. जगह 0, कोई दिक्कत नहीं है ना, सिंपल कॉन्सेप्ट है, सिंपल कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अब आते हैं मैकेनिक्स वाले क्वेश्चन में, अब आते हैं असली क्वेश्चन जो कि एडवांस लेवल पे आ जाते हैं। एडवांस और मींस ऐसे क्वेश्चन, फुद्दू क्वेश्चन पहले वाले नहीं आते हैं, ठीक है। पहले जितने करे थे वो सारे फुद्दू क्वेश्चन थे, ये आप लोगों को रिझाने वाले क्वेश्चन हैं। ओके एक सेकंड, ठीक है। अब मैं आपको कह रहा हूँ कि ये मेरा वॉल है और इस वॉल से इस पॉइंट पी पे मैंने एक स्ट्रिंग अटैच कर रखा है, मैंने एक स्ट्रिंग अटैच कर रखा है और स्ट्रिंग से एक मैंने बॉल लगा रखा है, ठीक है। इस बॉल की मास m है, इस बॉल पे मैंने चार्ज q दिया हुआ है और इस स्ट्रिंग की लेंथ l है,
ये इस पॉइंट P पे फिक्स्ड है और मैंने एक इलेक्ट्रिक फील्ड चालू करी है जो कि हॉरिजॉन्टल है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हो गया जो कि हॉरिजॉन्टल है। तो मैंने ये नोटिस करा कि अब ये स्ट्रिंग कुछ ऐसे ओरिएंट कर गया जो कि एट अ डिस्टेंस ऑफ d फ्रॉम द वॉल, एट अ डिस्टेंस ऑफ d फ्रॉम द वॉल। अब मैंने नोटिस करा जब मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया तो एट अ डिस्टेंस ऑफ d फ्रॉम द वॉल मैंने नोटिस करा मुझे ये d की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। बताओ क्वेश्चन क्लियर है किसी को? सबको क्लियर है ना क्वेश्चन? मैंने इस पॉइंट P से एक स्ट्रिंग को लटका दिया और वो स्ट्रिंग की लेंथ L है और उस स्ट्रिंग से मैंने एक बॉल को लटकाया जिसकी मास m है और जिसपे चार्ज q है। और फिर जब मैंने एक हॉरिजॉन्टल इलेक्ट्रिक फील्ड चालू करी तो मैंने ये नोटिस करा कि वो बॉल एट अ डिस्टेंस ऑफ d हॉरिजॉन्टली फ्रॉम द वॉल मैंने पाया। तो मुझे ये d की वैल्यू फाइंड आउट करनी है इन टर्म्स ऑफ m, q एंड e और l। चलो जल्दी, मैं यहाँ आंसर लिख दे रहा हूँ ताकि जिनका हो जाए वो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर सकते हैं। क्या हो जाएगा ये? Now we calculate. दिख रहा है आंसर सबको? जवाब दो बच्चों। यस नेक्स्ट क्वेश्चन बन गया है तो क्वेश्चन नोट कर लिया ना सबने, क्योंकि मैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिखने वाला हूँ। मुझे रिस्पॉन्ड करो, मैं क्वेश्चन हाथ उठा लो अगर मैं किसी को दिक्कत है। अगर मैं अभी इसको स्किप करके नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाने वाला हूँ, किसी को दिक्कत नहीं है ना? ठीक है, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहा हूँ। किसी को दिक्कत हो तो प्लीज आवाज दे देना मेरे को। हम सॉल्व करूंगा मैं, ये भी मत सोचो कि सर भाग लेंगे, बिना सॉल्व के सॉल्व करूंगा मैं। ओके ठीक है, क्या कर रहे हैं हम कि हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल मैंने विथ वेलोसिटी v एट एन एंगल थीटा प्रोजेक्ट करा है एक पार्टिकल को जिसकी मास m है और जिस पे चार्ज q है। हाँ ठीक है, और मैंने विथ एक इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ लग रहा है एट एन एंगल
अल्फा विद द वर्टिकल। यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे चालू है एट एन एंगल अल्फा विद द वर्टिकल। तो आपको अगेन वही प्रोजेक्टाइल में जो कैलकुलेशन करते हैं, आपको टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है, आपको रेंज निकालना है, क्वेश्चन नोट कर लो। बहुत भारी भारी एक्सप्रेशन आएगा इसमें, तो घबरा मत जाना जब सॉल्व कर रहे हो। टाइम ऑफ फ्लाइट कुछ ऐसा आएगा आपका। रेंज का मैं कैलकुलेट कर लूंगा यहाँ पे, तो घबराओ मत। क्वेश्चन नोट कर लिया सेकंड वाला? मैं पहले वाले का सॉल्यूशन कर रहा हूँ, ठीक है? देखो अब तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे हम लोग इसका। तो इसका वेट लग रहा होगा नीचे, टेंशन लग रहा होगा इस तरफ, और एक इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा होगा EQ इस तरफ, ये फोर्स है इसका। एंड अगर मैं ये एंगल थीटा मान लूं तो विद द वर्टिकल ये एंगल भी थीटा भी हो जाएगा विद द वर्टिकल। सो this component, vertical component would be t cos theta and horizontal component would be t sin theta. So t cos theta will be equal to mg and t sin theta will be equal to eq. So tan theta is equals to eq by mg, and tan theta, of course, triangle बनाओ, if this value is L and this value is D and this angle is theta, so this length would be perpendicular का length would be L square minus D square under root. So tan theta turns out to be equal to D by under root L square minus D square. फिर इसको आप सॉल्व करोगे तो आपको ये एक्सप्रेशन आ जाएगा। कोई दिक्कत? कैसे भी दिक्कत मेरे को बताओ, अभी समझाना अगर होगा तो रिस्पॉन्ड करो। आगे बढ़ना है या नहीं? यस सर। ठीक, कोई भी दिक्कत मेरे को किसी भी टाइम पे कोई भी रोक के पूछ सकता है। ये समझ में नहीं आया, वो समझ में नहीं आया, यहाँ गलती लिख दिया सर, वहाँ ये लिख दिया सर, ऐसा क्यों हो रहा है सर, तुरंत रोक के पूछ लो। ओके, किसी का हुआ है सेकंड क्वेश्चन? थर्ड क्वेश्चन लिखते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखो भैया, थर्ड क्वेश्चन क्या है? थर्ड क्वेश्चन इंक्लाइंड प्लेन वाला दे देते हैं। चलो, मानो ये इंक्लाइंड प्लेन है एट एन एंगल 30 डिग्रीज। यहाँ पे एक ब्लॉक रखा हुआ है जिसका मास m है, जिसपे मैंने चार्ज q दे दिया हुआ है। मैंने एक हॉरिजॉन्टल इलेक्ट्रिक फील्ड चलाया हुआ है। चलो इसको मैं 100 वोल्ट पर मीटर इलेक्ट्रिक फील्ड चालू किया हुआ है।
ये अभी के टाइम पे हाइट h इक्वल्स टू लेट्स से 1 मीटर दे देते हैं, मास बोलो कि मास 1 kg है और चार्ज लेट्स से 0.01 कूलम दे देता है। फिक्स्ड इंक्लाइन है, आपको बताना है टाइम फॉर द ब्लॉक टू रीच द ग्राउंड। सर हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नहीं पढ़े। यहाँ पे कोई पोटेंशियल नहीं है घबराओ मत, ये जिसका सवाल है उसके लिए और जिसका सवाल नहीं है उनके लिए भी है। सुन लो यहाँ पे सब लोग कान खोल के, ये सभी मैं बाद में पढ़ाऊंगा पोटेंशियल पे, बट ध्यान से सुन लो क्योंकि ये कंसेप्ट है, इसे मैं बाद में जब बताऊंगा तो फिर आप लोग को फिर से चमकना चाहिए। एक कॉमन सी चीज मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, ये थ्रू आउट योर लाइफ, अब क्योंकि आप फिजिक्स के स्टूडेंट हो चुके हो, थ्रू आउट योर लाइफ व्हेनेवर यू स्टडी फिजिक्स दिस इज व्हाट यू आर गोइंग टू रीड। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या हो जाता है? Gm1m2 by r²। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या हो जाता है? Q1 Q2 by r²। डिफरेंस क्या है? ग्रेविटेशनल ओनली अट्रैक्टिव है, ये क्या है? अट्रैक्टिव प्लस रिपल्सिव, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या हो जाता है? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल Gm/r। ग्रेविटेशनल फील्ड, Kq/r। ग्रेविटेशनल फील्ड Gm/r। सिमिलरली इलेक्ट्रिक फील्ड Kq/r। ये आप गांठ बांध लो आपके दिमाग में सब कुछ, सॉरी ये सभी कुछ फैक्टर्स गांठ बांध दो आपके दिमाग में। Kq/r। पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी कुछ भी हो सकता है, प्लस या माइनस। बार बार पूछते मत रहना सर ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, गांठ बांध लो ये, क्योंकि अब फिजिक्स का ये फाउंडेशन है। ये प्लस और माइनस किस लिए हुआ यहाँ पे? माइनस इसलिए, ये भी मैं बताऊंगा आप लोग जब हम लोग पोटेंशियल से डील नहीं चार्ज का रूल नहीं है यहाँ पे बच्चा, यहाँ पे नेचर ऑफ द फोर्स से रिलेशन है, हम लोग देखेंगे ये चीज, नेचर ऑफ द फोर्स से रिलेशन है। यहाँ जो बता दिया ना, ये मूल है, ये फंडामेंटल है, कॉन्सेप्ट है। ग्रेविटेशन हमेशा अट्रैक्टिव होता है तो इसीलिए इसका पोटेंशियल एनर्जी हमेशा नेगेटिव होता है, ये हम देखेंगे। ये क्या है? ये अट्रैक्टिव और रिपल्सिव दोनों है, तो जब ये अट्रैक्टिव होता है तो इसका पोटेंशियल नेगेटिव हो जाता है, जब ये रिपल्सिव होता है तो इसका पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव होता है। देखेंगे हम ये चीज, ठीक है। तो जैसा ये है वैसा ये है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और एक चीज, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ पे, ग्रेविटेशनल फील्ड आप ये पढ़े होगे कि dv ग्रेविटेशनल पोटेंशियल डिवाइडेड बाय जो r करते हो, डिफरेंशिएशन है, पार्शियल डिफरेंशिएशन है। ये पढ़ा है नहीं पढ़ा आप लोगों ने? आने ना बोल दो भाई प्लीज। यस सर। मतलब ये देखो, ये लिखाते हैं फुल डिफरेंशिएशन का और ऐसा लिखते हैं हम पार्शियल डिफरेंशिएशन के लिए। तो मतलब होता क्या है कि फंक्शन मेरा अगर मान लो एक ही वेरिएबल्स पे डिपेंडेंट है, तो जब हम लोग df बाई dx करेंगे तो ये तो ठीक है, बट अगर फंक्शन मेरा मल्टीपल वेरिएबल्स पे डिपेंडेंट है तो इसका डिफरेंशिएशन जब हम करेंगे तो हम ऐसे लिख सकते हैं, विथ रेस्पेक्ट टू x पार्शियल डिफरेंशिएशन एक बार, विथ रेस्पेक्ट टू y पार्शियल डिफरेंशिएशन एक बार। तो जब हम x के साथ इस फंक्शन को डिफरेंशिएट कर रहे होंगे तो y को कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेंगे,
और जब हम विथ रिस्पेक्ट टू y को इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे तो हम x को कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेंगे। ये कुछ है मैथ्स के रूल्स, आप लोग बाद में समझ जाओगे। तो सिमिलरली यहाँ पे एक माइनस साइन भी आता है। सिमिलरली जो इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ पे विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ, ये सभी कुछ मैं बताऊंगा, कोई घबराने वाली बात नहीं, ठीक है। तो अभी देखो, जब दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसा भी हमने डिस्कस किया था, इट इज फोर्स एक्सपीरियंस पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज। सिमिलरली आप ये भी बोल सकते हो पोटेंशियल पर यूनिट डिस्टेंस, पर यूनिट, ठीक है, क्योंकि ये v है और ये r है, तो पोटेंशियल को डिस्टेंस से डिवाइड करने के बाद आपको इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा, फोर्स को चार्ज से डिवाइड करने के बाद भी आपको इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा। तो इसीलिए यहाँ पे न्यूटन पर कुलम भी आप लिख सकते हो, यहाँ पे वोल्ट पर मीटर भी लिख सकते हो, ठीक है। आपको इलेक्ट्रिक फील्ड ही मिलेगा यहाँ पे। अब क्योंकि बंदे ने पूछ लिया इसीलिए मैंने ये सब बता दिया, ठीक है। बाद में मुझे मत पूछना कि सर आपने ये क्या क्या पढ़ा दे रहे हो सर करके, ठीक है। आ जाओ, क्वेश्चन नोट कर लिया, थर्ड वाला। सेकंड क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, ध्यान देना सब लोग। हाँ जो भाई, ये मिटा देते हैं, ये सभी कुछ फंडामेंटल्स हैं, कुछ चेंज नहीं होने वाला है सब फिजिक्स में। जितने जल्दी दिमाग में गांठ भर लोगे उतने जल्दी आप लोग चीजें भागोगे राजधानी की तरह, ये तो पैसेंजर ट्रेन की तरह ही चलता रहेगा। देखो, बहुत ही सरल क्वेश्चन सॉल्व किया जाए। प्रोजेक्टाइल मोशन में पहला चीज क्या करोगे, इसको प्रोजेक्ट किया जा रहा है एट एन एंगल थीटा, तो रिजॉल्व करोगे पहला चीज। सो vx वुड बी v cos थीटा एंड इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट vy वुड बी v sin थीटा, सबसे सरल। अब क्योंकि वर्टिकल से एट एन एंगल अल्फा आपको इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इन दी y डायरेक्शन वुड बी e cos अल्फा, इलेक्ट्रिक फील्ड along x डायरेक्शन, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू y डायरेक्शन हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड along x डायरेक्शन वुड बी e sin अल्फा। अब जब ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है तो फोर्स कितना लग रहा होगा, अगर चार्ज है तो फिर फोर्स भी EQ लगेगा, फोर्स विल बी इक्वल टू EQ, तो Fx विल बी दिस F का ये एंगल अल्फा, तो F cos अल्फा एंड Fy वुड बी F sin अल्फा। ओके, इतना क्लियर है। नाउ इसके साथ साथ एक ग्रेविटेशनल फोर्स भी लग रहा होगा mg का, ठीक है। तो नेट फोर्स इन x डायरेक्शन, क्या मैं बोल सकता हूँ, नेट फोर्स इन x डायरेक्शन क्या आ रहा है, F cos अल्फा प्लस mg। सो नेट एक्सेलरेशन in x direction would be F cos alpha plus g this divided by m। F क्या है, F is E times of q cos alpha plus g and ay क्या आ रहा है, F sin alpha by m, so this will be EQ। कहीं पे भी कोई भी दिक्कत मेरे को सर फिर से बताओ, बोल देना, मैं फिर से बताऊंगा। ये आ गया आपको। और आपको Vx क्या है, V cos थीटा एंड Vy क्या है, V sin थीटा। तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या हो जाएगा, अगर आप y का इक्वेशन लिखोगे, y इज इक्वल्स टू ये वाला इक्वेशन यूज करके, क्या s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ a t स्क्वायर का इक्वेशन यूज करके y डायरेक्शन पे लिखोगे, इनिशियल वेलोसिटी इन y डायरेक्शन इज u v sin theta into t plus half acceleration in y direction is this, so e q by m sin alpha into t square। in the complete time of flight, ये
करते हो ना, इन टाइम टी, कैपिटल टी, टाइम ऑफ फ्लाइट पे नेट वाई डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? 0। तो इधर नेट वाई कब 0 हो रहा है? इधर एट टी इक्वल्स टू 0 और एट 2v sin थीटा बाई ई क्यू बाई एम sin अल्फा, यही हो रहा है। सो t इक्वल्स टू 0 मतलब ये ओरिजिन पे है। कहाँ पे? t इक्वल्स टू 0 मतलब ये ओरिजिन पे है। फिर से y कब 0 होगा? जब ये घूम के ऐसे घूम के यहाँ पे आएगा, तब y अगेन 0 है। यहाँ पे एक बार y 0 है, यहाँ पे एक बार y 0 है। तो जो ये दूसरा y 0 आ रहा है, कौन सा टाइम दिखा रहा है? ये टाइम ऑफ फ्लाइट दिखा रहा है। ठीक है, सो दिस इज योर टाइम ऑफ फ्लाइट। आंसर क्या लिखा था? यही कुछ लिखा था क्या मैंने? ओके, जी आ गया। जी कैसे आएगा? एक्सेलरेशन ऑफ y cos अल्फा वाला। एक्सेलरेशन ऑफ y cos अल्फा वाला है क्या? हाँ, मैंने उल्टा लिख दिया था यहाँ पे। अच्छा 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 अच्छा, यहाँ पे उल्टा कर दिया था क्या? ये x है और ये y है, यहाँ पे उल्टा कर दिया था मैंने। कोई दिक्कत? जी दिया हुआ है ना। ठीक। फिर हमको क्या निकालना है? फिर हमको निकालना है रेंज निकालना है। रेंज क्या है? रेंज इज इन दी एक्स डायरेक्शन। रेंज इज इन दी एक्स डायरेक्शन। सिमिलरली फिर से एक्स डायरेक्शन के लिए सेम इक्वेशन यूज करेंगे। क्या लिखेंगे? x इज इक्वल्स टू initial velocity in x direction is cos theta multiplied by time plus half ax क्या है? ax is eq by m sin alpha t square। तो जब आपको रेंज जो वैल्यू होगी वो ये वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट कर दोगे t, फिर यहाँ पे भी आप eq by m sin alpha t square, ये वैल्यू t की है। तो इसी वैल्यू को आप यहाँ पे और फिर यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो तो आपको रेंज आ जाएगा। कोई दिक्कत इसमें? इजी क्वेश्चन, वेरी वेरी इजी क्वेश्चन, नो कंफ्यूजन। कोई दिक्कत? आगे मूव कर सकते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। हाँ या ना बोलो ना, कुछ तो बोलो भाई लोग। यस सर। थर्ड क्वेश्चन किया किसी ने? Sir, root 8m by mg minus root 3qe. थर्ड के लिए बता रहे हो क्या बच्चा? Yes, sir. थर्ड के लिए बता रहे हो क्या? मैडम हाँ आपको हाँ मैंने ना यहाँ पे वैल्यूज दी हुई है, वैल्यूज दी हुई है। चलो हम लोग देखते हैं, अगर आपका आंसर सही आ जाता ना तो आप तो मेरे तरफ से एक टॉफी ले लो। देखते हैं क्या सीन है इसका। टाइम ऑफ फ्लाइट, हाँ तो कैसे करोगे? आपको टाइम निकालना है, यहाँ पे टाइम निकालना है। तो पहले तो ये डिस्टेंस कितना है? डिस्टेंस अलोंग द इंक्लाइन कितना हो जाएगा बताओ? Sir, 2. इट इज h बाई साइन 30 ना। ठीक है, दिस इज s, इनिशियल वेलोसिटी ut प्लस हाफ a t स्क्वायर, दिस इज 0 बिकॉज इनिशियल वेलोसिटी इज 0। एक्सेलरेशन क्या है इन दैट डायरेक्शन इज, एक तो इस पे g इधर लग रहा होगा और एक तो इस पे eq बाई m इधर लग रहा होगा। मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ अभी, ठीक है? ये एक्सेलरेशन है, ठीक है? तो दिस कंपोनेंट वुड बी g sin 30 and this component would be eq by m cos 30। तो a क्या हो जाएगा? g sin 30 माइनस eq by m cos 30। तो ये वैल्यू कितना आ गया? दिस इज 10/2 minus 100 multiplied by
0.01 divided by 1, 3/2. So this value is 5 minus, okay, 5 minus root 3/2. And h by this value is, this value is 2, right? So आप simple value substitute करो. This is 4 divided by 5 minus root 3/2. This will be your time. कोई दिक्कत बच्चा पार्टी? कोई दिक्कत इसमें? No, sir. इतना ही आया ना मैडम आपका? Yes, sir. हाँ, वेरी गुड. कभी अगर सही में. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भैया. क्या करवाएं. वर्टिकल सर्कल करें क्या? ये सब मैकेनिक्स से मैं जोड़ के करवा रहा हूँ. चलो फ्रिक्शन लगाते हैं. फ्रिक्शन भी लगाएंगे, वर्टिकल सर्कल भी करेंगे, फ्रिक्शन लगाते हैं. फ्रिक्शन सेम इंक्लाइंड प्लेन पे फ्रिक्शन लगा दे क्या? अच्छा मानो सेम इंक्लाइंड प्लेन पे, हाँ ये वाला आपको होमवर्क दे देते हैं. चलो सेम एज अबव but surface is rough with mu की वैल्यू 0.5 क्या दें? अच्छा सा वैल्यू देते हैं. mu की वैल्यू 0. जो भी ले लो, 0.2 ले लो, ठीक है. mu की वैल्यू 0.2 है. फिर आपको टाइम निकालना है. कर लोगे ना? क्या हो जाएगा इसमें? जो आपका एक्सेलरेशन आ रहा है which is g sin 30 minus eq by m cos 30. फिर यहाँ पे और क्या फैक्टर आ जाएगा? माइनस म्यू जी cos 30 आएगा. यही आएगा ना? Yes, sir. कॉस क्यों आएगा? cos क्यों आएगा? फ्री बॉडी डायग्राम n eq mg. This is along the incline. This angle is 30. This angle is 30. And यहाँ पे एक फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा which will be mu times of n. तो अब इसका एक्सेलरेशन का फ्री बॉडी डायग्राम के बेसिस पर अगर एक्सेलरेशन लिखें तो सर समझ गए? आगे बढ़ना है क्या? छोड़ो, ये आपका होमवर्क है बच्चा लोग. मैं सॉल्व नहीं करना चाहता इसको. नेक्स्ट क्लास में सॉल्व भी नहीं करूंगा, ठीक है. इसमें आपका आंसर चलो जितना आएगा बता देना. सबका आंसर बराबर हो गया तो फिर हम लोग जोड़ कर देख लेंगे. अब वर्टिकल सर्कल डालते हैं. वर्टिकल सर्कल में क्या करें? ठीक है, मानो ये सेंटर है. सेंटर पे ये स्ट्रिंग का लेंथ L, बॉल पे चार्ज M, Q. इसको अब हम घुमा रहे हैं वर्टिकल सर्कल पे. कितना वेलोसिटी? इलेक्ट्रिक फील्ड और वर्टिकली देते हैं, ठीक है. इलेक्ट्रिक फील्ड वर्टिकल, इसको वेलोसिटी. ये यूनिफॉर्म है एंड इस पे मास m एंड चार्ज q. तो आपको बताना है व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ v so that tension in the string is in the lower position
is n times weight of the ball. क्लियर है क्वेश्चन? कितनी वेलोसिटी आप इसको यहाँ पे दोगे ताकि टेंशन इन दी पार्ट ऑफ दिस, हाँ, कितनी वेलोसिटी आप उसको यहाँ पे दोगे, इम्पोर्टेंट, ये तो कुछ जम नहीं रहा। Okay, what should be the velocity of the ball should be given. इनिशियल पोजीशन ये है, मानो इनिशियल पोजीशन वर्टिकली अपवर्ड्स है, ठीक है। यहाँ पे आप कितनी वेलोसिटी इसको दोगे, यहाँ पे कितनी वेलोसिटी उसको दोगे, सो दैट जब ये बॉटम पे आएगा, तो इसकी टेंशन शुड बी n टाइम्स ऑफ mg, वेलोसिटी एट द टॉपमोस्ट पॉइंट, velocity at the topmost point. What should be the velocity at the topmost point so that जब वो bottom most point पे आए तब उसकी टेंशन should be n times of mg. क्लियर है? करो ये क्वेश्चन। और वर्टिकल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, वर्टिकल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये क्वेश्चन के बाद एक वेरिएबल मास वाला क्वेश्चन भी करते हैं। क्वेश्चंस पढ़ पा रहे हो या फिर जूम आउट करूं मैं?
ऑलराइट, 5 मिनट बचे हैं, क्वेश्चन डिस्कस करते। किसी का हुआ सॉल्व? यस सर। हो गया? क्या रूट बात है यार। रूट अंडर एनर्जी बाई 2 आर। देखते हैं, मुझे भी सॉल्यूशन तो पता नहीं, करके देख लेते हैं क्या दिक्कत है। ठीक है, तो आपको सिंपल यार वर्टिकल सर्कल पे क्या करना होता है? वर्टिकल सर्कल पे आपको कुछ नहीं, बैलेंस करना होता है चीजें। क्या क्या बैलेंस करते हो वर्टिकल सर्कल पे? एनर्जी बैलेंस करते हो और फोर्स को बैलेंस करते हो, यानी यही दो चीज तो बैलेंस करते हो। तो पहले एनर्जी को बैलेंस करोगे टॉप मोस्ट पॉइंट और बॉटम पॉइंट पे। सेंटर है, क्या हो रहा है? सेंटर है इसका, क्या हो रहा है? ये सेंटर है, आपको ये पॉइंट ए which is at a distance of L, ये पॉइंट ये O है, this is also at L, तो ये पॉइंट B मानो। तो एनर्जी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी करोगे पहला, तो आपको आएगा इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इज mg12, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ mv²। यार ये क्वेश्चन में यार, यहाँ पे इस क्वेश्चन में आपको बेसिकली इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी का भी आना पड़ेगा। गलत क्वेश्चन बता दिया, चलो। इसमें एक्चुअली इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी का भी कॉन्सेप्ट आएगा। एक्चुअली जब ये ऊपर रहेगा, आप अगर देखोगे तो ऊपर जब रहेगा तो इसको एक mg का फोर्स इधर लग रहा है, तो इसकी वजह से एक पोटेंशियल एनर्जी होगा, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स है ये। ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ कंजर्वेटिव फोर्स, तो इसके वजह से एक पोटेंशियल एनर्जी आ जाता है। सिमिलरली अगर इस पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की डायरेक्शन पे लग रहा होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज आल्सो अ कंजर्वेटिव फोर्स, तो इसकी वजह से भी एक पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगा। ठीक है, सो द नेट फोर्स जो है, जिस भी डायरेक्शन में ले लो, मैं डाउनवर्ड डायरेक्शन में ले रहा हूँ, तो नेट फोर्स, तो जो पोटेंशियल एनर्जी वुड बी mg माइनस eq टाइम्स ऑफ 2l। अच्छा, यार ये बेटर होगा हम लोग बाद में डिस्कस करें, बट इस कॉन्सेप्ट को समझने में कोई दिक्कत है किसी को? अगर ये इस कॉन्सेप्ट को अगर समझने में कोई दिक्कत नहीं हो रही है, तभी जाके मैं क्वेश्चन में आगे बढ़ूंगा। अगर कोई दिक्कत हो रही है तो फिर प्लीज अभी बता दो, मैं क्वेश्चन को अभी ड्रॉप कर देता हूँ। रेज योर हैंड्स जिन जिन को दिक्कत होएगी। कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर ये बॉडी ग्राउंड पे है, अब मैं ये बॉडी को एट अ डिस्टेंस, एट अ हाइट h अगर मैंने इसको ले जाके रख दिया, तो जितना मुझे काम करना पड़ रहा है वो इसके पोटेंशियल एनर्जी में बदल जा रहा है। यही आप लोग कहते हो, है या नहीं है? ग्रेविटेशन में यही पढ़ा हुआ है ना? हाँ या ना? रिस्पॉन्ड करो प्लीज। तो कितना पोटेंशियल आपको वर्क डन कितना करना पड़ा, क्योंकि हमेशा इसमें डाउनवर्ड की डायरेक्शन में फोर्स लग रही होती है, तो यू हैव टू डू सम एक्स्ट्रा वर्क टू अपोज दिस फोर्स। इस फोर्स के अगेंस्ट आपको काम करना पड़ेगा, इस बॉडी को इसके इनिशियल पोजीशन से ले जाके फाइनल पोजीशन पे पहुंचाने के लिए आपको इसके पोटेंशियल एनर्जी जितना गेन करवाना पड़ेगा, एंड वो पोटेंशियल एनर्जी कितना गेन करवाना पड़ेगा, इतना करवाना पड़ेगा। इतना आप वर्क डन करोगे उस बॉडी पे, तब वो सेम अमाउंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी गेन कर लेगा। और इतना पोटेंशियल एनर्जी क्यों गेन कर रहा है? क्योंकि ये हाइट गेन कर रहा है, और वो कहाँ से आ रहा है? आपके वर्क डन करने की वजह से हुआ। सिमिलरली अगर एक चार्ज Q है, उसको हमने इलेक्ट्रिक फील्ड E पे रखा हुआ है, तो इस पे एट एनी पॉइंट, इस पे एक एनी पॉइंट EQ अमाउंट ऑफ फोर्स ऊपर की डायरेक्शन में लग रहा होगा। तो अब इसको अगर मेरे को हाइट h तक डिस्प्लेस करना है, ये इसलिए हो पा रहा है, वर्क डन कितना करना पड़ेगा बेसिकली माइनस, क्योंकि अब ये डायरेक्शन चेंज हो गया है। ये नीचे की डायरेक्शन में था, यहाँ पे mg फोर्स, यहाँ पे EQ की फोर्स ऊपर की डायरेक्शन में है,
तो यहाँ पे आपको कोई एक्स्ट्रा वर्क करने की जरूरत नहीं है, तो इसीलिए आपको ई क्यू बाई ई क्यू मल्टीप्लाइड बाई एच हो जाएगा। एंड सेम चीज, ये भी कंजर्वेटिव फोर्स है, ये भी कंजर्वेटिव फोर्स है, तो इसीलिए आप वर्क डन इज फोर्स मल्टीप्लाइड बाई डिस्टेंस, तो इसीलिए आप डायरेक्टली ये लिख सकते हो। तो ये जब एनर्जी में हम लोग जाएंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी पे, तब ये चीज आप लोग को बेटर मैं बता सकता हूँ, बट अभी भी मैंने आपको चीजें बता दी है मोस्टली। तो अगर इसमें समझने में कोई दिक्कत नहीं है तो फिर इस क्वेश्चन को हम लोग डील कर सकते हैं, बट आई डोंट थिंक अभी करना चाहिए हम लोगों को, तो इसे अभी यहीं पे छोड़ देते हैं। मैं बस इक्वेशन लिख देता हूँ यहाँ पे, ताकि जिनको समझ में आ गया है, जिनको क्लियर है, तो वो लोग तो सेटिस्फैक्टरीली आगे बढ़ सकते हैं। जिनको नहीं आ रहा है वो लोग हम लोग पोटेंशियल एनर्जी जब डिस्कस करेंगे तब तो इजीली फेस कर सकते हैं। तो जब ये टॉप पोजीशन पे, इनिशियल पोजीशन पे मैं इसका लिखूंगा ई क्यू टाइम्स ऑफ 12 EQ times of 12 and this ये initial हो गया energy, this is your initial situation, and final situation would be there will be no potential energy, there will be only electric field की वजह से भी नहीं है potential energy and इसके वजह से भी नहीं है, तो final energy अगर मानो kinetic energy है तो ये अगर V F ले लेते हैं स्क्वायर अगर ले लें, तो यहाँ से मुझे ये फर्स्ट इक्वेशन है, यहाँ से मुझे V की वैल्यू मिल जाएगी। एंड NLM का इक्वेशन अगर हम लोग लेंगे तो हम लोग को पता चलेगा कि ये जितना यहाँ पे वेलोसिटी है mv स्क्वायर बाई l will be provided by tension and there will also be an mg, so mg minus t will give me the centrifugal force। तो यहाँ से आप t निकाल सकते हो which will be ओके हाँ, यहाँ पे एक EQ भी होगा इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, तो माइनस EQ, तो T will be easily could be said as mg minus EQ, mg minus EQ minus mv f square by l। तो यहाँ से आपको VF की वैल्यू आ जाएगी जो कि आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करोगे, और आपको T कितना चाहिए वहाँ पे n टाइम्स ऑफ mg चाहिए, तो this should be equal to mg minus EQ minus mv square by mvf square by l। तो आपको ये VF की वैल्यू आपको फर्स्ट इक्वेशन से आ जाएगी, आपको इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करना है, तो आपको सब कुछ V की वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हो यहाँ से इस इक्वेशन से। ठीक है, कोई दिक्कत इतना समझने में? ऑलराइट, आखिरी क्वेश्चन, 2 मिनट और मैं इसका भी दे देता हूँ। देखो इस क्वेश्चन में जो फोर्स एक्सर्ट होगा, नेट फोर्स, वो फोर्स आपको ड्यू टू इलेक्ट्रिक फोर्स भी लगेगा एंड ड्यू टू रेन ड्रॉप्स के फॉलिंग की वजह से जो चेंज इन मोमेंटम आ रहा है उसके वजह से मिलेगा। ये दो चीज होगा, ये चेंज इन मोमेंटम, ये चेंज इन मोमेंटम कितना हो रहा है? F is always equals to dp by dt mv, एंड यहाँ पे वेरिएबल मास वाले कॉन्सेप्ट में आप क्या करते हो? dm by dt v करते हो। dm by dt क्या है? n ड्रॉप्स गिर रहा है, दैट मींस dm by dt is n drops per second multiplied by mass, this will be dm by dt multiplied by the velocity. Velocity is what? Velocity at any time t. So if you do this and F electric क्या हो जाएगा? E times Q. So the F net would be electric field जो दे रहा है, and यहाँ पे point to be noted, ये opposite होगा। क्यों?
यहाँ पे नेगेटिव क्यों हो रहा है? कोई बताना चाहेगा? बेसिक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। व्हाई दी चेंज इन मोमेंटम की वजह से जो उस पे फोर्स लगेगा और जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो लग रहा है उस टैंक पे, वो दोनों ऑपोजिट क्यों होगा? क्योंकि क्वेश्चन इसीलिए इंपॉर्टेंट है। मान लो ये टैंक है, इस पे लिक्विड इतना जमा हुआ है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हॉरिजॉन्टल है तो ऑफ कोर्स इस पे एफ ई क्यू तो हॉरिजॉन्टल लग रहा है, बट रेन ड्रॉप मेरा वर्टिकली गिर रहा है। तो रेन ड्रॉप वर्टिकली गिर रहा है तो इसके ऑपोजिट में मेरा फोर्स क्यों लग रहा है? इसके रेन ड्रॉप गिरने की वजह से जो मास चेंज हो रहा है उसकी वजह से रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम हो रहा है, उसकी वजह से फोर्स लग रहा है, लेकिन फोर्स का डायरेक्शन ऑपोजिट क्यों हो रहा है? बताओ प्लीज। फिजिक्स है ये। थोड़ा सा सोचो, 1 मिनट सोचो। कैसे भी प्रकार का आंसर एक्सेप्टेबल है, पहले आप प्लीज सोच के मेरे को कुछ ही तरह का जवाब देने की कोशिश करो। ऑपोजिट डायरेक्शन में क्यों लगेगा? देखो, इनर्शिया की वजह से लगेगा। इनर्शिया की वजह से, इनर्शिया का क्या है? मास एट रेस्ट will try to be at rest, mass at moving will always try to maintain its uniform motion until unless an external force is applied. Now यहाँ पे इस पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इसको राइटवर्ड पुश कर रहा है, एंड क्योंकि अब इस पे रेन ड्रॉप गिरते जा रहे हैं तो इस क्वांटिटी टैंक के अंदर जो मास है वो बढ़ते जा रहा है। अब इसका मास बढ़ते जा रहा है तो अब इस फोर्स को तो आप भूल जाओ। मानो कि इस टैंक में मास बढ़ते जा रहा है और इस पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगते जा रहा है। चार्ज तो कांस्टेंट है, तो इस पे जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है वो भी कांस्टेंट है, बट क्योंकि मास इस पे बढ़ते जा रहा है टैंक पे, तो उसके वजह से जो इसका एक्सेलरेशन है वो डिक्रीज करता जाएगा। कोई दिक्कत मेरे स्टेटमेंट से? F is equal to ma है। Now if F is due to electrostatic, अब ये F दोनों की वजह से है, समझो ये बात। ये F दोनों की वजह से, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से भी है बट मोमेंटम चेंज की वजह से भी है। मोमेंटम चेंज को अभी थोड़ा साइड पे रखते हैं, बट अगर सिर्फ हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से मेजर करके देखते हैं तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जब चार्ज पे लगेगा तो वो ये टैंक को मूव करवा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करवाने की कोशिश में टेंडेंसी में रहेगा। तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में फोर्स इसका लग रहा है तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही एक्सेलरेट करेगा। लेकिन जब ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेट करेगा तो देखेगा कि ये इसका मास विथ रेस्पेक्ट टू टाइम चेंज हो रहा है। तो क्योंकि इसका मास विथ रेस्पेक्ट टू टाइम चेंज हो रहा है तो वो चेंज को अवॉइड करने की कोशिश करेगा, क्योंकि इनर्शिया का प्रॉपर्टी है। क्लियर है इतनी बात? कोई दिक्कत इसमें? रिस्पॉन्ड करो प्लीज। ओके सर फिर से बता दीजिए। देखो, अब अगर टैंक है मेरे पास, टैंक पे एट इतना मास का पड़ा हुआ है, ठीक है, और इतना मास अभी रेन ड्रॉप गिर रहा है, इतने मास का रेन ड्रॉप अभी गिर रहा है मानो, और इतना मास मेरे पास पहले से ही है, ये डीएम मास ऑफ रेन ड्रॉप गिर रहा है। अब मानो कि इस पे इलेक्ट्रिक फोर्स, नेट फोर्स एक टाइम पे इतना लग रहा है, मानो हमने नेट फोर्स ले लिया है विच इंक्लूड्स बोथ द इलेक्ट्रिक फील्ड, फील्ड की वजह से जो फोर्स लग रहा है प्लस द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम की वजह से जो फोर्स लग रहा है, उन दोनों का। तो नेट फोर्स इस पे इतना लग रहा है, और ये नेट फोर्स की वजह से ये टैंक का सिस्टम फॉरवर्ड डायरेक्शन में इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स मूव करने की कोशिश करेगा। आपको ये पता है F net is equals to mass times of acceleration, तो जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उस डायरेक्शन में ये एक्सेलरेट भी करेगा। बट बॉडी जब एक्सेलरेट करेगा उस डायरेक्शन पे तो नोटिस करेगा कि उसका मास भी चेंज हो रहा है। मास चेंज कैसे हो रहा है?
मास इंक्रीज कर रहा है। तो क्योंकि ये मास इंक्रीज कर रहा है तो वो ये टेंडेंसी को इनर्शिया की वजह से ये टेंडेंसी के अगेंस्ट एक एक्स्ट्रा फोर्स लगाएगा जो कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम प्रोवाइड करेगा इसको। समझ रहे हो ये बात? क्योंकि ये बॉडी इस डायरेक्शन में मूव करने की कोशिश कर रहा है अभी, क्योंकि अब नेट फोर्स इसको फॉरवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, एक्सेलरेट ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में कर रहा है, इसका मास लेकिन चेंज होता जा रहा है। मास क्योंकि चेंज हो रहा है और उसको उसी डायरेक्शन पे अगर ज्यादा से ज्यादा मास उसको फॉरवर्ड डायरेक्शन पे बढ़ाते जाओगे तो आपको ऑफ कोर्स ज्यादा से ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। बट क्योंकि मास मेरा इंक्रीज होता जा रहा है और आपका फोर्स शुड इंक्रीज, बट इनर्शिया आपको वैसा होने नहीं देगा, तो इसके वजह से जो चेंज आपको मोमेंटम मिल रहा है वो इस इनर्शिया की वजह से माइनस डायरेक्शन पे, ऑपोजिट डायरेक्शन पे फोर्स लगेगा। कोई दिक्कत इतनी पार्ट समझने में अगर कोई दिक्कत हो रही है तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसी क्वेश्चन को वापस से पिकअप करेंगे। एक बार आराम से बैठना, घर पे ये क्वेश्चन देखना, सोचना इस बारे में, ठीक है? हम लोग इस क्लास पे ही नेक्स्ट क्लास में यहीं से पिकअप करेंगे, ठीक है? एंड एफ नेट आप क्या लिखोगे? m naught which is the mass of the tank multiplied plus the rate at which drop is falling plus mass of each drop. This will be क्या हो जाएगा? हाँ, dm, this factor is dm by dt। तो इसको मैं अगर at any time t के साथ मल्टीप्लाई कर दूं तो ये वाला will be net mass at any time t in the tank, and this factor multiplied by rate of change of velocity will be equal to eq minus mass of the raindrop multiplied this value is again dm by dt and this इसको velocity at that instant। तो this equation आप जब solve करोगे तो आपको ये आ जाएगा dv eq minus mnv and dt by m naught plus nmt 0 to t जब जा रहा है इसकी वेलोसिटी 0 से v तक जा रही है। तो जब आप इसको इंटीग्रेट करके आपको v की वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ टाइम आ जाएगा। ये वाला वैल्यू मेरे को बताना, मुझे भी एक्चुअली याद नहीं क्या है, ठीक है? हम लोग यही क्वेश्चन से नेक्स्ट टाइम पिकअप करेंगे, थोड़ा सा और मैं बेटर एक्सप्लेनेशन आपको अगर जिसको भी दिक्कत हो रही है नेक्स्ट क्लास में पिकअप करेंगे, ठीक है? ये क्वेश्चंस एक बार आप लोग फिर से घर पे ट्राई कर लेना, ठीक है? ये शीट मैं आपको अभी फॉरवर्ड कर देता हूँ। नेक्स्ट क्लास हम लोग फील्ड लाइन से शुरू करेंगे। और इसके बाद जैसे ही फील्ड लाइंस खत्म होता है हम लोग ठीक है, हम लोग गॉस लॉ से शुरू करते हैं। फील्ड लाइंस जैसे खत्म होगा उसके बाद हम लोग गॉस लॉ पे आ जाएंगे, ठीक है? आज की क्लास यहाँ पे समाप्त। थैंक यू गाइस।